क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? हमने पिछली क्लास में देखा था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। हमने बात किया था फंडामेंटल डिफरेंसेस को देखा था प्लांट और एनिमल सेल के बीच में। हमने ये भी देखा था कि प्लांट सेल में जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा तो सेल प्लेट मेथड काम करेगा और एनिमल सेल में सेल फरो मेथड काम करेगा, ठीक है ना। और मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा विस्तार में डिटेल से हम देखेंगे इसको, जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो अभी हम इतना समझ गए कि प्लांट और एनिमल सेल में कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस होते हैं, उनको हमने समझा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म के ऊपर। तो मैंने आपसे कहा कि एक सेल के अंदर जो ट्रूली अलाइव पार्ट है, जो वास्तव में जीवित भाग है, वो क्या होता है? वो होता है प्रोटोप्लाज्म। याद आया कि नहीं याद आया? ठीक है, लेक्चर को बड़े ध्यान से सुना कीजिए। लेक्चर के दौरान जो कुछ ही बताया जाता है वो सब बेटा एग्जाम के एमसीक्यू एग्जाम में आने वाले वो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमने पिछली क्लास में ये एनसीईआरटी के फिगर्स को भी ध्यान से देखा था बेटा, इसकी भी लेवलिंग ध्यान रखिएगा। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको बेटा मैं प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें कि हम लोग एक काम करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे जो भी चैप्टर हम कवर करते जाएंगे ना, तो उसके जितनी भी इमेजेस हैं उन इमेजेस की एक शीट में आपको अपलोड कर दूंगा, जिसको आप जो है वो प्रैक्टिस कर सके आपके। जैसे अभी जितने चैप्टर कंप्लीट हो गए ना, तो मैं अभी उसकी शीट पर काम करता हूं, तो मैं आपको वो शीट्स प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें कि हर डायग्राम की आप खुद से लेवलिंग कर पाए, ताकि एनसीईआरटी के पूरे डायग्राम आपके पास एक फाइल के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर? ठीक है। फिर ये है हम देख रहे हैं प्लांट सेल को देख रहे हैं। तो प्लांट और एनिमल सेल में हमने जो है डिफरेंसेस ऑलरेडी बात इसके बारे में हम कर चुके हैं, ठीक है। क्लियर? फिर मैंने आपसे कहा था कि यदि हम एक टिपिकल प्लांट सेल को देखें, एक प्रारूपिक पादप कोशिका को देखें, टिपिकल प्लांट सेल को देखें, तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है? उसमें सबसे अधिक पोर्शन घेरता है सेंट्रल वैक्यूल। सबसे अधिक पोर्शन घेरता है उसमें सेंट्रल वैक्यूल। दिस इज द सेंट्रल वैक्यूल के। और सेंट्रल वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। सेंट्रल वैक्यूल के अंदर जो द्रव होता है, जो लिक्विड होता है, उसे हम सेल सेप कहते हैं। और सेल सेप जो होता है वो नॉन लिविंग होता है। यदि हम इस प्लांट सेल में देखें तो ये अंदर जो भरा हुआ है सेल सेप, ये नॉन लिविंग कंटेंट होता है, ठीक है। और बाहर जो साइटोप्लाज्म है ये लिविंग कंटेंट होता है। साइटोप्लाज्म की आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। और सेल मेम्ब्रेन से बाहर क्या होता है? सेल वॉल होता है। ये याद रखना है, ठीक है। ये जो इमेज है, ये इमेज आप याद रखिएगा बेटा, क्योंकि जब हम प्लांट वाटर रिलेशन पढ़ेंगे, हम जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो हम बात करेंगे कि सेल के अंदर वाटर अंदर आया, तो वाटर अंदर आके गया कहां? सेंट्रल वैक्यूल में वाटर गया। सेल से वाटर बाहर निकला, तो कहां से वाटर बाहर निकला? सेंट्रल वैक्यूल से वाटर बाहर निकला। मतलब प्लांट सेल में ग्रोथ के लिए जो वाटर की एंट्री है वो कहां से होती है? वो सेंट्रल वैक्यूल के अंदर थ्रू होती है, कि सेंट्रल वैक्यूल में होती है। तो मतलब सेंट्रल वैक्यूल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल के जो प्लांट सेल के वाटर कंटेंट को मैनेज करता है, कि तो अब आगे हम इस पर बात करेंगे। अभी सिंपल सी बात है, मैं आपको बता रहा हूं यहां पे कि एक टिपिकल प्लांट सेल का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रहना चाहिए, जिसमें कि बीचों बीच एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस पेरिफेरी में होता है, और साइटोप्लाज्म जो होता है वो कॉर्नर में आ चुका होता है। और इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं प्रीमोर्डियल यूट्रिकल, बोलते हैं इसको हम प्रीमोर्डियल यूट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। प्रीमोर्डियल यूट्रिकल का मतलब होता है कि एक मैच्योर प्लांट सेल, एक परिपक्व प्लांट सेल, जिसमें बीचों बीच एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल हो और साइटोप्लाज्म पेरिफेरी में आ चुका हो और न्यूक्लियस एक किनारे पर हो, तो इसको हम प्रीमोर्डियल यूट्रिकल भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए, फिर मैंने आपसे कहा था कि प्रोटोप्लाज्म इज ए पॉलीफेजिक कोलाइडल सॉल्यूशन के। तो मैंने कहा था एक से अधिक प्रावस्थाएं देखने मिलती हैं आपको, एक से अधिक अवस्थाएं देखने मिलती है। पेरिफेरी में सेमी सॉलिड होगा, जेल के समान होगा, बीच में लिक्विड होगा, सोल के समान होगा, ठीक है। तो मैंने क्या, सोल मतलब SOL सॉल्ट के, जिसे हम साइटोसोल बोलते हैं, ठीक है। सोल मतलब होता है द्रव अवस्था, ठीक है। तो लिक्विड के समान होगा या पेरिफेरी में जेली के समान होगा। तो मैंने कहा था एक्टोजेल के, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, साइटोजेल, साइटोसोल, इन वर्ड का हमने इस्तेमाल किया था। तो पॉलीफेजिक हो गया। फिर मैंने आपसे कहा था कि कोलाइडल सॉल्यूशन है, मतलब प्रोटीन और वाटर साथ में प्रेजेंट है। अब चूंकि प्रोटोप्लाज्म एक ट्रूली अलाइव पार्ट ऑफ सेल है, क्लियर,
प्रोटोप्लाज्म जो है वो जगह जहां पर कि लाइफ के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वे सब की सब प्रोटोप्लाज्म में ऑपरेट होती है। देयर इज नो लाइफ, जीवन नहीं है बगैर प्रोटोप्लाज्म के। क्लियर? ठीक है, तो इसीलिए अब दुनिया भर के साइंटिस्ट को समझाने की कोशिश करने लगे कि ये है क्या चीज। अच्छा चलिए, अब आपको बताना है कि आपके लिए क्वेश्चन है आज के क्वेश्चन नंबर 1। आज का क्वेश्चन नंबर 1 ये है, हु प्रपोज टर्म प्रोटोप्लाज्म। ठीक है ना, कॉपी पलट के मत देखिएगा, जो पूछ रहा हूं याद है तो आंसर दीजिएगा, नहीं याद है तो खाली छोड़ दे बैठ के लिखना। क्वेश्चन नंबर 1 डैश खाली छोड़ दे बैठ के, नहीं मालूम याद आया सर मेरे को। ठीक है, बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहिए, एकदम ईमानदार रहिए मेरे सर के। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं, आपकी ऑनेस्टी, और मैं कहता हूं इसके बदले में आपको मिलेगी बड़ी सफलता। ठीक है, क्लियर? पक्का? चलिए, तो मैंने क्या कहा, पहला क्वेश्चन क्या, हु प्रपोज टर्म प्रोटोप्लाज्म। दूसरा, हु प्रपोज टर्म प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट शब्द किसने दिया? प्रोटोप्लास्ट, स्पेलिंग ठीक करता हूं उसकी मैं, प्रोटोप्लास्ट वर्ड किसने दिया ये बताएंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हु कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म सार्कोड। किसने प्रोटोप्लाज्म को सार्कोड कहा, ये भी आप बताएंगे। ठीक है, क्लियर? अभी कॉपी नहीं पलटना, ठीक है, अभी जो बोल रहा हूं उसके आंसर याद है तो दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, मुझे मालूम चला कि आप थोड़ा सा और एफर्ट कीजिए। फिर हु प्रपोज्ड प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। किसने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी को दिया? किसने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी को दिया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हु फर्स्ट टाइम इंडिकेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द सेल डिवीजन। किसने पहली बार कोशिका विभाजन में प्रोटोप्लाज्म के महत्व को बतलाया? के बड़ा क्वेश्चन लिख नहीं रहा मैं। हु फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द सेल डिवीजन। नाम बताइए साइंटिस्ट का। ठीक है, चलिए, तो अब तो देखो, धीमे धीमे मैं आपसे पूछता रहूंगा, आप मुझे बताते रहेंगे। मैं डीपीपी में पूछता रहूंगा आपसे, मैं टेस्ट में पूछता रहूंगा आपसे, के मैं अलग अलग जगह आपसे पूछता रहूंगा, आप उत्तर करते रहेंगे। ऐसे करते करते हम सब याद कर लेंगे, चिंता मत करो। ठीक है ना, बिल्कुल चिंता नहीं करना बेटा। ठीक है, चलिए, अब थ्योरीज फॉर फिजिकल नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, के जीव द्रव्य की भौतिक प्रकृति के लिए अब दुनिया भर के साइंटिस्ट को कहते हैं कि भैया पिछली क्लास में तो हमने कहा था कि जैसे कण कण में भगवान है, वैसे सेल सेल में प्रोटोप्लाज्म है। ट्रूली अलाइव पार्ट ऑफ जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो क्या है, वो है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो इसके केमिकल अब ये तो पता है मैं कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें प्रोटीन है, वाटर है, लेकिन किस तरीका का, कैसा होता है, क्या कंपोजिशन होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, इस पर कई लोग साइंटिस्ट जो है वो काम किए। अब जो सबसे अधिक हम कहते हैं, जो बहुत सच के करीब है के, इट इज नियर टू ट्रूथ, इज दी कोलाइडल थ्योरी। कोलाइडल थ्योरी जिसको विल्सन ने दिया, फिशर और हार्डी ने दिया। के अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग नाम मिलेंगे, अलग अलग रेफरेंस बुक में नाम आपको वेरी कर सकते हैं बेटा, गूगल करने पर भी नाम वेरी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो नाम लिखा रहा हूं बस यही सही है और यही एग्जाम का आंसर है, इसलिए इन्हीं को याद रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो विल्सन, फिशर और हार्डी ने कोलाइडल थ्योरी को दिया। फिर इन्होंने कहा कि प्रोटोप्लाज्म इज लाइक कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन के समान होता है, मतलब प्रोटीन एंड वाटर। ठीक है, हैंस्टीन ने बोला कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो जाल के समान होता है, इट इज लाइक रेटिकुलम, तो इन्होंने रेटिकुलर थ्योरी दिया। तो हैंस्टीन ने जो है वो प्रोटोप्लाज्म के लिए रेटिकुलर थ्योरी को दिया। ठीक है, फ्लेमिंग ने बोला नहीं भाई, ये जाल के समान नहीं होता, ये बारीक बारीक फिब्रिल फाइबर के समान, बारीक बारीक फाइबर के समान होता है। तो इन्होंने, फ्लेमिंग ने फिब्रिलर थ्योरी को दिया। एफ फॉर फ्लेमिंग, एफ फॉर फिब्रिलर थ्योरी, फ्लेमिंग ने फिब्रिलर थ्योरी को दिया। के फिर एलवीआई ने जो है बुशरी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता, बीच बीच में ऐसे खाली खाली एयर पॉकेट होते हैं, इनको हम एलवीआई बोलते हैं। तो इन्होंने एल्वियोलर थ्योरी को दिया। इन्होंने कहा पूरे प्रोटोप्लाज्म में आपको कई सारे एयर पॉकेट्स देखने मिलेंगे, एल्वियोलाई देखने मिलेंगे। बुशरी ने एल्वियोलर थ्योरी को दिया। आल्टमान ने कहा कि ये तुम सब गलत हो, मैं कह रहा हूं ना कि प्रोटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं। इन्होंने ग्रेन्युलर थ्योरी को दिया। ठीक है, लेकिन सबसे सच बात किसने कही? कॉलिकर ने कहा कि देखो भाई ऐसा है, हम तुम सबकी बातों को पढ़े जाने हम, और हम कहते हैं कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो एक क्रिस्टलो कोलाइडल सॉल्यूशन है। प्योरली कोलाइडल आप नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें कई सारे केमिकल ऐसे भी प्रेजेंट है जो कोलाइडल नेचर के नहीं है। जैसे कि प्रोटोप्लाज्म में कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट है,
कुछ उसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट है उसके अंदर, तो वो क्या, वो थोड़ी ना कोलाइडल सॉल्यूशन में आता है। तो इन्होंने कहा कि प्रोटोप्लाज्म इज ए क्रिस्टलो कोलाइडल थ्योरी और दिस इज द मोस्ट करेक्ट थ्योरी, इट इज द मोस्ट करेक्ट थ्योरी, सबसे अधिक सही अवधारणा में से एक, इट इज दिस द वन ऑफ द मोस्ट करेक्ट थ्योरी। क्लियर? ठीक है, तो ये केवल आप बेटा इसको, इन नामों को आप नोट कर लीजिए, एक या दो बार पढ़ लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर एकदम से बाउंसर क्वेश्चन करता है, और ये बेसिक्स है, एक्चुअली ये बायोलॉजी का बेसिक्स है, भले ही एनसीईआरटी में नहीं लिखा, लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे कि यहां पर क्वेश्चन आने पर मैच, जब भी क्वेश्चन इस ये वाला क्वेश्चन जब भी पूछा गया ना, तो वो मैच करने को पूछा गया, मैच कीजिए, चलिए मैच कीजिए, तो अब उसमें जो है आपको कुछ भी नहीं मालूम है तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म पर हम बात करते हैं, जीव द्रव्य के हम जो है वो रासायनिक संगठन की बात करते हैं। इसमें 75 से लेकर 85% तक वाटर होता है इन जनरल के, हम एक सामान्यता प्लांट, एनिमल सेल, सारी सेल्स को हम शामिल कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि 75 से लेकर 85% वाटर होता है इसमें। और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात ये कि वाटर कंटेंट जो है वो प्लांट सेल में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दी एनिमल सेल के। फिर प्रोटीन 10 से लेकर 20% प्रोटीन होता है। ठीक है, ठीक, 2 से 3% लिपिड होता है इसमें, 1% कार्बोहाइड्रेट होता है, काफी कम होता है इसके, और 1% इनऑर्गेनिक केमिकल होता है। ठीक है, यानी एक साधारणता यदि हम प्रोटोप्लाज्म का कंपोजिशन देखें तो व्हाट वी फाउंड कि 75 से लेकर 85% वाटर है, 10 से 20% प्रोटीन है, 2 से 3% लिपिड है, 1% कार्बोहाइड्रेट है, 1% इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। तो इस बात से इस कंपोजिशन से हमें एक बात साफ साफ दिखाई पड़ती है कि जो मेजर केमिकल जो प्रेजेंट है वो क्या है, वाटर एंड प्रोटीन। क्या है वो, वाटर और प्रोटीन है। ठीक है, ओवरऑल केमिकल देखोगे तो आप बोलोगे वाटर, जब कोई पूछता ऑर्गेनिक केमिकल कौन सा अधिक मात्रा में, तो आप बोलोगे प्रोटीन। क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब इट क्लियरली इंडिकेट दैट द मेजर कंपोनेंट इज वाटर एंड प्रोटीन, सो प्रोटोप्लाज्म एग्जिबिट कोलाइडल नेचर, इसलिए प्रोटोप्लाज्म जो है वो कोलाइडल प्रकृति को दर्शाता है। अब एक टेबल दे रखा है आपका, ये टेबल दे रखा है आपका बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, ये जो एनसीईआरटी का टेबल है बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर, ये आपका चैप्टर नंबर 9, 11th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 होगा, हाँ 9 होगा ये। ठीक है, 11th क्लास चैप्टर 9 के चैप्टर 9 11th एनसीईआरटी। ठीक है, इसमें भी कंपोजिशन दे रखा है। ठीक है, जो टिपिकली एक प्लांट सेल का कंपोजिशन है, 70 से लेकर 90% वाटर, 10 से लेकर 15% प्रोटीन, ऑलमोस्ट जो मैंने बताया उसके आसपास ही बताए। कार्बोहाइड्रेट इसमें दे रखा है 3% के, और अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने 1% बोला, देखो बेटा यहां पर चूंकि टिपिकली ये प्लांट सेल का, तो इसमें सेल वॉल वाला हिस्सा भी शामिल है। प्रोटोप्लाज्म में जो है वो बेसिकली सेल वॉल वाले हिस्से को शामिल हम नहीं करते हैं, क्योंकि यहां पे 3% कार्बोहाइड्रेट दे रखा है, और लिपिड दे रखा है 2%, न्यूक्लिक एसिड दे रखा है 5 to 7%, और जो आयंस 1% के। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर पहले वाला लगाएंगे ऑप्शन में, आंसर में ये है। देखो बेटा, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में ऑप्शन क्या नियर बाय के। इफ यू गेट द ऑप्शंस नियर बाय टू दिस टेबल के, तो आपको प्रायोरिटी देना है इस टेबल को, ठीक है ना। जो मैंने पहले आपको बताया ये एक जनरल है सभी सेल्स के लिए के, एंड दिस इज करेक्ट एज पर द लेटेस्ट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, बिल्कुल करेक्ट है ये चीज बेटा के। तो यहां पर सबसे कम जो है वो आपको कार्बोहाइड्रेट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यदि हम जो है वो एनसीईआरटी के आंकड़ों पर जाए, एनसीईआरटी के फिगर पर हम जाए, तो हमको यदि ऑप्शन में देखिए बेटा सिंपल सी बात है, यदि ऑप्शन में जो पैरामीटर मैंने इस यहां पर दे रखे हैं ये ऑप्शन में दे रखे होंगे, तो आंसर आपको इसमें से चुनना है, ठीक है ना। ठीक, और यदि आपको इस आपके ऑप्शन में मान लीजिए कि 75 से 85, 70 से 85 आता है और 70 to 90 आता है, तो प्लीज टिक 70 to 90 के। प्रोटीन 10 से 15 सही आंसर है। कार्बोहाइड्रेट 3%, यदि एग्जैक्टली आपको 3% लिखा फिगर आता है, इट मींस द क्वेश्चन ड्राइव फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो मेरे हिसाब से के जो 3% है दैट इज द मोर एप्रोप्रिएट आंसर टू गेट द मार्क्स। 1% भी गलत नहीं है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट के। लेकिन मैंने पहले भी कहा ना आपसे कि एग्जामिनर जो है कई बार कहता है कुछ चीजों को लेके ब्लाइंड आई है उसकी, वो एनसीईआरटी का डेटा एकदम एग्जैक्टली फॉलो करता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं करना। अब आप बोलोगे सर आपने दो तरह की इंफॉर्मेशन क्यों बताए थे हमको, हम तो कंफ्यूज आते हैं। नहीं बेटा कंफ्यूज मत होइए इसमें, यू शुड हैव दैट इंफॉर्मेशन इन योर माइंड के, एंड ये इंफॉर्मेशन ऐसी जो आपको एग्जैक्टली आंसर में इस्तेमाल करनी है, और वो ऐसी है कि कई बार एग्जामिनर एक रेंज देता है 1 2 3%, तो आप रेंज में कंफ्यूज ना हो जाए, दैट इज द रेंज। तो समझ लीजिए ये एक रेंज दे रखी है, क्लियर।
है ना, क्योंकि इस चैप्टर में साइटोलॉजी ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में वैसे मैंने आपको टेबल लेकर यहां पर बतलाया। क्लियर? चलिए अब न्यूक्लिक एसिड का परसेंटेज बेटा याद रखिएगा 5 to 7%, जो मैंने आपको नहीं बताया, ये 5 to 7% जो है दैट इज द न्यूक्लिक एसिड परसेंटेज। ठीक है ना? क्लियर? चलिए अब प्रोटोप्लाज्म में हमको कई सारी कोलाइडल प्रॉपर्टी देखने मिलती है। अब कोलाइड जो होते हैं ये एक, आपको पता है कोलाइडल केमिस्ट्री एक अलग ही टॉपिक होता है। कोलाइडल केमिस्ट्री इज अ सेपरेट टॉपिक। तो कोलाइड जो होते हैं उनमें कई सारी यूनिक प्रॉपर्टी होती है और वो सारी यूनिक प्रॉपर्टी हमको प्रोटोप्लाज्म के अंदर देखने मिलती है। जैसे कि हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट के, यदि आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, एक सॉल्यूशन जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें पार्टिकल लगातार मूवमेंट करते हैं, लगातार पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं कि इसे हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। तो ब्राउनियन मूवमेंट आप डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री वाले सर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी इतना याद रखिए कि एक वाटर के अंदर यदि जो है वो कोलाइडल सॉलिड प्रेजेंट है तो जो सॉल्यूशन, जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उसमें आपको जो सॉलिड पार्टिकल है उनका कंटिन्यूअस मूवमेंट देखने मिलेगा, उसको हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, जब आप लाइट को डालेंगे उसमें तो लाइट भी आपका डिस्पर्स होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको, तो उसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये भी केमिस्ट्री में सर आपको पढ़ाएंगे। तो टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो दो सबसे यूनिक प्रॉपर्टी होती है कोलाइड की, जो आपको प्रोटोप्लाज्म के अंदर देखने मिलती है। अब मैंने ये क्यों बताया आपको, क्योंकि देखिए चूंकि बायोमोलिक्यूल्स वाला एक हिस्सा केमिस्ट्री के अंदर भी है और केमिस्ट्री में कई बार जो है प्रोटोप्लाज्म की कोलाइडल नेचर को लेकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, इसलिए आपके दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाई इफ प्रोटोप्लाज्म इज ए कोलाइड तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी मिल सकती है, टिंडल इफेक्ट मिल सकता है, ब्राउनियन मूवमेंट मिल सकता है, और कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन में आपको जो है मल्टीपल फेजेस देखने मिलती हैं। तो सोल और जेल स्टेट आपको देखने मिलती है। पेरीफेरी वाला हिस्सा सेमी सॉलिड होगा जिसको हम जेल बोलेंगे, बीच वाला लिक्विड होगा उसको हम सॉल बोलेंगे। कोलाइडल पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज रखते हैं, जनरली जो है वो दे हैव नेगेटिव चार्ज के, तो वो इलेक्ट्रिक चार्जेस को रखते हैं। और कोलाइडल सॉल्यूशन को यदि आप जो है इसका डायलिसिस करेंगे, इसको आप जो है डायलिसिस करेंगे, इसको आप जो है वो एक प्रकार से मशीन की मदद से छानेंगे, आप इसको के अल्ट्रा फिल्टर करेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेंगे, तो आप प्रोटीन को वाटर से अलग निकाल सकते हैं। इसके प्रोटोप्लाज्म की विस्कोसिटी, अब आप बोलोगे सर ये विस्कोसिटी वर्ड तो हमें कभी समझ में ही नहीं आया। अरे विस्कोसिटी कुछ नहीं है बेटा, जो फ्रैक्शन होता ना, घर्षण समझते हो, फ्रैक्शन। जब हम किसी सतह पर चलते हैं ना तो हम क्या देखते हैं कि सरफेस पे चलते हैं तो हमने पैर जमाया अपना, यदि मान लो फ्रैक्शन नहीं होगा ना तो हम स्लिप कर जाएंगे, गिर जाएंगे हमके। तो फ्रैक्शन क्या होता है, दो सतह के बीच में जो रेजिस्टेंस है के दो सरफेस एक दूसरे पे जो है सरक रहे हैं, जो रेजिस्टेंस है दैट इज द फ्रैक्शन के, वैसा ही फ्रैक्शन आपको लिक्विड सरफेसेस के बीच के, तरल पदार्थ है, लिक्विड है, उसकी सरफेस के बीच में आपको जो फ्रैक्शन देखने मिलेगा उसे विस्कोसिटी बोलते हैं। मोर विस्कोसिटी मोर फ्रैक्शन इज प्रेजेंट, लेस विस्कोसिटी लेस फ्रैक्शन इज प्रेजेंट। जितनी अधिक विस्कोसिटी होगी सॉल्यूशन उतना धीमे बहेगा, जितनी कम विस्कोसिटी होगी सरफेस जल्दी जल्दी स्लिप करेंगे एक दूसरे के ऊपर, और फ्रैक्शन कम होगा, जल्दी स्लिप करेंगे आगे बढ़ जाएगा। क्लियर? तो विस्कोसिटी इसकी कोलाइडल सॉल्यूशन के समान ही होती है। कि फिर जो वाटर मॉलिक्यूल है, प्रोटीन मॉलिक्यूल, दे शो द कोहेसिवनेस, एक दूसरे से वो प्रोटीन मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कि फिर जो है इसके मोस्ट ऑफ द रिएक्शन होते हैं वो एल्कलाइन होते हैं। भाई एसिडिक नेचर उसका होता है, इसलिए इसके रिएक्शन मोस्टली क्या होते हैं, वो एल्कलाइन नेचर के इसके रिएक्शन हमको देखने मिलते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर एल्कलाइन। चलिए, तो ये बात की हमने कोलाइड्स की। हालांकि प्रोटोप्लाज्म का पीएच जो है वो स्लाइडली, हम कहते हैं कि जो है वो इट इज स्लाइडली एसिडिक, 6.8 के आसपास होता है प्रोटोप्लाज्म का पीएच होता है। ठीक है, नाउ कम टू द एलिमेंट लेवल। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स के लेवल में, बात करते हैं कि जो है वो कौन सा एलिमेंट सबसे अधिक होता है प्रोटोप्लाज्म में। अभी मैंने कहा 70 से लेकर 90% वाटर, और वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। फिर कंफ्यूजन हो गया, लोगों के दिमाग में आता है कि 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है तो सबसे अधिक हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन बेटा ये जो परसेंटेज है ये नंबर के अनुसार नहीं है, ये वॉल्यूम वाइज है। क्या है ये वेट वाइज, ये वेट वाइज है, भार के अनुसार है। के तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट जो है वो हाइड्रोजन से अधिक होता है। तो हम ऐसा कहते हैं कि यदि आप पूरे प्रोटोप्लाज्म का केमिकल कंपोजिशन निकालेंगे तो आप पाएंगे कि प्रोटोप्लाज्म में 62% ऑक्सीजन है। तो मोस्ट कॉमन एलिमेंट जो है मोस्ट कॉमन, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द प्रोटोप्लाज्म में सबसे अधिक मिलने वाला कोई तत्व है तो वो क्या है, वो है ऑक्सीजन। के
Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. नंबर 2 पर है कार्बन, नंबर 3 पर है हाइड्रोजन 10%, नंबर 4 पर है नाइट्रोजन 3%, नंबर 5 पे है कैल्शियम 2.5%, ठीक है, लास्ट है फास्फोरस 1.14%। अब आप बोलोगे क्या सब याद रट लें हम? नहीं, आपको सिर्फ ऑक्सीजन का परसेंटेज याद रखना है बेटा, वही एग्जाम में पूछा करके। क्लियर? 62% होता है ऑक्सीजन, और सीक्वेंस में आपको 4 याद रखने, सबसे अधिक ऑक्सीजन, देन कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। क्लियर? क्लियर? ये आपको याद रखना। एक फंडा आपको और बतलाता हूं मैं, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल लीजिए। किसी केमिकल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात यदि 1:2:1 होगा, इफ इन ए केमिकल द रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज 1:2:1, यदि एक पदार्थ में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 है, तो ऐसा केमिकल कार्बोहाइड्रेट होगा। क्या होगा? ये होगा कार्बोहाइड्रेट होगा ये, ठीक है। इफ इन ए केमिकल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट, यदि एक केमिकल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बट कार्बन इज मोर इन नंबर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, परंतु कार्बन की संख्या ऑक्सीजन से की तुलना में काफी अधिक है, परंतु CHO तीनों प्रेजेंट है, बट कार्बन इज मोर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, द केमिकल इज फैट या लिपिड। ये क्या होगा? फैट होगा या लिपिड होगा केमिकल, ठीक है। इफ इन ए केमिकल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट एंड साथ में नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट, द केमिकल मस्ट बी ए प्रोटीन, ठीक है। एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि मतलब यह है कि प्रोटीन को बनाने के लिए किस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है? वो है नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन के बगैर प्रोटीन नहीं बन सकता है। क्लियर? चलिए, तो हमने पॉइंट पता लगा लिया कि द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज ऑक्सीजन के, यानी प्रोटोप्लाज्म में सबसे अधिक मिलने वाला तत्व क्या होता है? वो होता है ऑक्सीजन। क्लियर? अब बात करते हैं प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट की। मैंने पहले भी कहा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जो साइटोप्लाज्म है, उसका जो प्रोटोप्लाज्म है, वो स्टैटिक होता है, वो स्थिर होता है, वो मूव नहीं करता, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोटिक सेल में, जैसे हमारे घर में मिक्सर ग्राइंडर होता है, तो उस मिक्सर ग्राइंडर में जो होता है उसमें एक ब्लेड लगा होता है, जो भी चीज आप अंदर डालते हो, जैसे आप ऑन करते हो तो ब्लेड घूमता है, तो सब चीजें घूमने लगती हैं और क्रश कर जाती हो, है ना? ऐसा होता है। तो अभी हमारे सेल में क्या होता है कि जो सेल का पूरा साइटोप्लाज्म घुमाना है ना, तो उसके अंदर प्रोटीन से बना एक जाल होता है जिसको साइटोस्केलेटल कहते हैं, वो धीमे धीमे घूमता है, और ये साइटोस्केलेटल माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट से बना होता है। ये भी स्पेशल टाइप की रॉड होती है। माइक्रोफिलामेंट एक्टिन और मायोसिन से बनी रॉड होती है। माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने छड़े होती हैं, और ये छड़े जो है वो ऐसे घूमती है, तो इससे पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म घूम जाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है स्ट्रीमिंग मूवमेंट, और साइक्लोसिस कहते हैं। ये आपको सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में देखने मिलेगा, ठीक है। क्लियर? द प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट आर कॉल्ड स्ट्रीमिंग मूवमेंट और साइक्लोसिस के। प्रोटोप्लाज्मिक गति को क्या बोलते हैं? टर्म स्ट्रीमिंग मूवमेंट या साइक्लोसिस कहते हैं, ठीक है। और ये क्यों होती है बेटा? ये इट इज ड्यू टू माइक्रोट्यूब्यूल के, मोर करेक्टली वी कैन से इट इज ड्यू टू साइटोस्केलेटल। ये साइटोस्केलेटल के कारण होता है, ठीक है। और इसमें माइक्रोट्यूब्यूल के अलावा माइक्रोफिलामेंट भी शामिल होते हैं। फिर मैंने माइक्रोट्यूब्यूल अकेला क्यों लिखा? क्योंकि ऑप्शन में जब भी क्वेश्चन आया तो माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में पूछा गया बेटा, इसलिए ऐसा लिखा हमने, ठीक है। रिमेंबर वन पॉइंट, जो भी बेटा हम नोट्स यहां बना रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं ना, ये सब एग्जाम में आने वाले आंसर्स एग्जाम के अनुसार ही है, एंड इट इज 100% एज पर नीट के। कई सारे बच्चों को है कि 11th और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको बता दीजिए कि कैसे, तो मैं कह दूं कि दिस इज नॉट ए स्कूल कोचिंग। ये जो क्लासेस है ये एक्सक्लूसिव नीट का क्लासेस है। आपको 11th और 12th के जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको समझने में यहां पर हेल्प मिलेगी, बट वी कैन नॉट हेल्प यू टू राइट द आंसर्स इन 12th क्लास बोर्ड पे। आपको अपने स्कूल टीचर से पूछना चाहिए कि मैडम हमें कैसे आंसर राइट करना है, बट यू नो द कॉन्सेप्ट फैक्ट बिहाइंड दैट थिंग, क्योंकि आप यहां क्लास कर रहे हैं तो आपको सारे फैक्ट क्लियर रहेंगे आपको, ठीक है।
पर बोर्ड में नंबर लाना थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रॉपर राइटिंग स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। नीट में आपका इंटेलेक्चुअल पार्ट ज्यादा काम करता है, मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा तो आप नीट में फोड़ के जाएंगे पेपर को, ठीक है। दूसरा, मैं हमेशा कहता हूं कि बिटवीन द लेक्चर जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, प्लीज नोट्स बनाया करो, के कई सारे बच्चे जो है वो बाद में बनाएंगे स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि इससे आप, यदि मैं पढ़ा रहा हूं और मैं बोल रहा हूं आपसे, कुछ रिपीट कर रहा हूं, बता रहा हूं, तो आप नोट्स बनाएंगे ना, तो उतने समय आप अपना कॉपी में लिखेंगे बेटा, और उतने समय आप जब कॉपी में लिखेंगे ना, तो आपकी आंखें जो है वो स्क्रीन से हटके कॉपी पे आएंगी, और आप मेरे बच्चे, मैं आपकी आंखों को खराब नहीं होता देख सकता, ठीक है। यू आर लाइक माई फैमिली बेटा, मैं डॉक्टर भी हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको वो तरीके बताऊं जिससे कि आपकी आंखों पे कम से कम स्ट्रेस हो, और आपको जो आपकी हेल्थ अच्छी रहे, और आप जो है वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। तो इसलिए बेटा, जब मैं पढ़ाता हूं, बताता हूं, रिपीट करता हूं, नोट करवाता हूं, तो उस समय कॉपी पर ध्यान रखा कीजिए, स्क्रीन पे सामने मैं हूं, ठीक है, कहीं नहीं जा रहा, मैं वहीं हूं, ठीक है। आप नोट कीजिए, उससे ये होगा बेटा कि उतने समय आपका आई कांटेक्ट स्क्रीन से टूटेगा, आप कॉपी में लिख रहे होंगे, तो उससे आपकी आंखों को स्ट्रेन नहीं होगा एकदम, ठीक है ना, है ना, आंखें ड्राई नहीं होंगी आपकी उसमें, और उससे आपका हेडेक भी नहीं होगा आपको। तो इसलिए प्लीज के जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो करो, एवरीथिंग के। देखिए बायोमेंटर्स पे ये नहीं कि हम लोग के व्यूज के लिए कुछ भी करना तैयार है, अभी मैं देख रहा हूं कि ऐसा लोग पगलाए गए, सही वर्ड तो ये कि वो तो पगला जाना, पगलाहट देखने मिली यूट्यूब में, एग्जाम आगे बढ़ेगा, अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, ऐसा होने वाला नीट 2020 के, वैसा होने वाला, देखिए मेरा अंदाजा। अरे दादा, हम पढ़ लेंगे यार, पढ़े लिखे हैं, एनटीए का नोटिस आएगा, पढ़ लेंगे, अखबार में खबर आ जाएगी, टीवी पे दिखा देंगे, है ना। तो एक तुम काहे परेशान हो रहे हो इतना, तुम्हें करना क्या, तुम्हें नीट देनी क्या, हमें नीट देनी है। तो जो बेचारे 2020 के बच्चे हैं ना, वो ऐसे हड़कम यूट्यूब में बाढ़ आ गई, डेटा, मैं कह रहा हूं डेटा आगे बढ़ेगा, मेरा सोर्स अंदर हो जाएगा, सोर्स पर जो तो लगता है ना कि मेरे को सोर्स ने बताया, तो वो सोर्स में अंदर हो जाए। गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, ऐसे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को आप लीक नहीं कर सकते हैं जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसका ना आए, ठीक है। सरकार के अपने नियम कायदे कानून होते हैं। गवर्नमेंट यदि थिंकिंग, दे आर थिंकिंग कि क्या करना है हमको, दैट मे बी ए पॉलिसी, और वो पॉलिसी को जब तक गवर्नमेंट डिस्क्लोज नहीं करेगी, आप र्यूमर के रूप में उसको नहीं फैला सकते हैं। तो ऐसे र्यूमर फैलाने वाले जो है ना, वो कुछ नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि एक दिन में हमारे 1 लाख व्यू हो जाएं, बस हमारा काम हो गया, ठीक है, वो इतना चाहते हैं उनके। लेकिन आपका तो वक्त बर्बाद है, 1 लाख बच्चों का वक्त बर्बाद है। तो प्लीज, इसलिए इस तरह के रैंडम, मैंने आपसे हमेशा कहता हूं कि फॉलो द ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हालांकि आप तो 2021 के बच्चे हैं, लेकिन मेरे मन में बात आई तो मैंने कहा कि आप भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपको बहुत लोग मिलेंगे डेविएट करने वाले, ठीक है। जैसे आप ट्रेन में सफर करते हैं ना, बहुत लोग मिलते हैं, चना ले लो, मूंगफली ले लो, ठीक है, गाना भी गाते रहते हैं आपसे, वो खिलौना ले लो, ठीक है, चाय पी लो, मतलब वो आता रहेगा आपका, ठीक, यूट्यूब में जब आप अपना सफर कर रहे हैं। अरे हम और आप बायोमेंटर्स की ट्रेन में बैठे हुए हैं, और हम चल रहे हैं मंजिल की ओर। रास्ते में चने वाला भी चढ़ेगा, रास्ते में मूंगफली वाला भी चढ़ेगा, सब चढ़ेगा, और डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, मत डिस्टर्ब होना, ठीक है, अपने सफर में बने रहना। चलिए, तो अभी मैं आपसे क्या कर रहा था, मैंने आपसे कहा बेटा कि जो पॉइंट है दिमाग में रखिएगा कि जो प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट है, जिसको हम साइक्लोसिस या स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहते हैं, दिस इज ड्यू टू द साइटोस्केलेटल, एंड द मेजर कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटल इज माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। फिर 2 तरह का होता है, एक होता है कि एक ही दिशा में लगातार घूम रहा है, रोटेशन, और एक सब जगह घूम रहा है, वो सर्कुलेशन। अच्छा बताओ, हमारी बॉडी में ब्लड रोटेशन करता है कि सर्कुलेशन करता है, क्या करता है? बिल्कुल करेक्ट आपने कहा सर, ब्लड सर्कुलेट करता है, रोटेशन नहीं करता है, के रोटेशन तो एक ही दिशा में होती है। अब आप बोलोगे नहीं सर, आप में से कई लोग दिमाग लगा रहे हैं, नहीं, ये गया राइट वेंट्रिकल से गया लंग्स में गया, लंग्स से जो है वो क्या हुआ, लंग्स से वो लेफ्ट ऑरिकल में एट्रियम में गया, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया, बॉडी में गया, बॉडी से राइट ऑरिकल में आया, सर्कुलेट ही तो हो रहा है, तब रोटेट तो हो रहा है। दैट इज नॉट रोटेशन, के जब ब्लड जैसे ही बॉडी में पंप जाता है ब्लड बेटा, तो वो कई सारी वीन्स आर्टरियां बढ़ जाता है, के तो हमारी बॉडी में ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है, रोटेट नहीं होता, के तो सेल के अंदर भी जो साइटोप्लाज्म का मूवमेंट है ना, कुछ सेल्स में ऐसा होता है कि प्रोटोप्लाज्म एक दिशा में घूमता है, रोटेशन करता है, वो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, और कुछ सेल्स में वो पूरा सब दिशाओं में घूमता है, वो सर्कुलेशन कर सकता है, ठीक है ना, क्लियर। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ मूवमेंट, साइक्लोसिस आपको 2 प्रकार का देखने मिलेगा, रोटेशन और सर्कुलेशन, ठीक है।
रोटेशन में क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट जो है वो सेल वॉल के अलोंग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। द मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म अलोंग द सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट सेल वॉल के सापेक्ष जो है वो एक पर्टिकुलर दिशा में होगा, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और ये एग्जांपल BHUPMT में, AMUPMT में, AFMC में, ठीक है, जिपमर में, एम्स में, ऑल इंडिया PMT में, सब में पूछा गया है। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है, लेकिन हमको दिमाग में रखना है क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और जो भी एग्जाम में आया हुआ पॉइंट है ना बेटा, वो दिमाग में आपके रहना चाहिए। तो क्लॉकवाइज रोटेशन जो है मूवमेंट कहां देखने मिलेगा, सेल्स ऑफ हाइड्रिला में। हाइड्रिला क्या होता है, एक्वाटिक प्लांट होता है, जली पौधा होता है। और एंटी क्लॉकवाइज कहां देखने मिलेगा आपको, वेलिसनेरिया में देखने, ये भी एक्वाटिक प्लांट होता है, वेलिसनेरिया में आपको एंटी क्लॉकवाइज देखने मिलेगा आपको, ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा में और उसके अपोजिट, ठीक है। फिर रही बात सर्कुलेशन की, तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो अलग अलग दिशाओं में छोटे छोटे, यानी प्रोटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे कई सारे वैक्यूल्स होते हैं, और जो प्रोटोप्लाज्म है उन वैक्यूल्स के आसपास अलग अलग दिशाओं में घूमता है, उसे सर्कुलेशन कहते हैं हमके। और ये हमें देखने मिलता है स्टेमिनल हेयर्स ऑफ ट्रेडेस्केंशिया के, ट्रेडेस्केंशिया प्लांट के स्टेमिनल हेयर के। स्टेमिनल हेयर क्या होता है, स्टेमिन मतलब मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर के, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर को स्टेमिन बोलते हैं। तो वहां पर स्टेमिनल हेयर पे हमको ट्रेडेस्केंशिया प्लांट में ये देखने मिलता है, ठीक है। और शूट हेयर, बिगोनिया के शूट हेयर में हमको ये देखने मिलता है, ठीक है। तो हालांकि बेटा ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा क्या है, बस मैं आपसे कहता हूं ना आपसे कि एक या दो बार पढ़ लो, मैं आपको डीपीपी में दे दूंगा तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। रटने की, देखो रटने की कोशिश मत करें तो आप रट नहीं पाओगे, इतना सिलेबस है कि हम रट नहीं सकते उसको, हमें केवल समझना पड़ेगा उसको, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके में, ठीक है ना। तो स्टेमिनल हेयर ऑफ ट्रेडेस्केंशिया एंड शूट हेयर ऑफ बिगोनिया में आपको सर्कुलेशन देखने मिलता है, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म इज ए लिविंग सब्सटेंस, जीवित पदार्थ है जो क्या बताता है, मैंने कहा ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग प्रेजेंट इनसाइड द प्रोटोप्लाज्म। ये न्यूट्रिशन शो करता है, मींस कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फूड, किसे लगातार भोजन की रिक्वायरमेंट होती है, लगातार इसको फूड की सप्लाई, या तो फूड को बनाएगा ये, फोटोसिंथेसिस करेगा, या बाहर से फूड चाहिए पड़ेगा, मतलब कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यदि फूड को बनाएगा मतलब सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करेगा, ठीक है, और फूड को यदि जो है बाहर से लेगा केमिकल एनर्जी यूज करेगा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म करेगा, जो लाइफ के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं सारी की सारी प्रोटोप्लाज्म में होती है। ग्रोथ, सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म, सफलतम उपापचय के कारण क्या होगा कि प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ेगा तो ग्रोथ होगा, ठीक है। देन इट कैन सेंस इट इन्वायरमेंट के, ये अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर सकता है और स्टिमुलस का जवाब दे सकता है, और उसको बोलते हैं इरिटेबिलिटी, ऑलरेडी पढ़ा है हमने, ठीक है ना, क्लियर। इरिटेबिलिटी मींस दिस रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेट के। और प्रोटोप्लाज्म में चूंकि सॉल्ट होते हैं, आयंस होते हैं, प्रोटीन होता है, जो चार्ज होता है, तो जो प्रोटोप्लाज्म इज ए मॉडरेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तभी तो करंट, व्यक्ति को करंट लग जाता है, यानी हमारी जो सेल्स हैं उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है दैट इज द मॉडरेट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी के। प्रोटोप्लाज्म में से यदि आप न्यूक्लियस को हटा देंगे, प्रोटोप्लाज्म में से यदि आप न्यूक्लियस को हटा देंगे तो क्या बचेगा, साइटोप्लाज्म। तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म अलग अलग नहीं है। जो पूरा सब कुछ है, जो भी सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, ऑल लिविंग कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड ए सेल इज प्रोटोप्लाज्म, क्लियर। आप प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को हटा दो, बचा हुआ कहलाएगा साइटोप्लाज्म कहलाएगा, के साइटोप्लाज्म में से आप सेल ऑर्गेनेल को हटा दो, साइटोप्लाज्म में से आप सारे सेल ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जितने भी सबको हटा दोगे तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हाइलोप्लाज्म कहलाएगा, उसे हम हाइलोप्लाज्म बोलेंगे हम, ठीक है। साइटोप्लाज्म का पीएच होता है 6.9 प्लस माइनस 0.2 के वेरी करता है। 6.8 होता है प्रोटोप्लाज्म का पीएच, साइटोप्लाज्म का पीएच आप देखेंगे तो कितना आएगा, वो 6.9 प्लस माइनस 0.2। आप बोलोगे सर क्यों, क्या फर्क पड़ गया दोनों में। प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस शामिल है, न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड होता है जो एसिडिक पीएच के लिए, जिसके पास केमिकल है एसिडिक पीएच पर वो अपना अफेक्ट डालता है, इसलिए 6.8 पीएच है प्रोटोप्लाज्म का। जब हमने न्यूक्लियस को हटा दिया तो साइटोप्लाज्म का पीएच कितना आता है, 6.9 प्लस माइनस 0.2 होता है, ठीक है, क्लियर। डिपेंड करता है केमिकल कंपोजिशन पे। तो अब कुछ फ्लो चार्ट बनाएंगे, यहां पे हम कुछ फ्लो चार्ट बनाएंगे जो आपको याद रखने हैं, क्लियर। जैसे मैं कह रहा हूं बिल्कुल वैसे फ्लो चार्ट बनना चाहिए, कॉपी में दिखना चाहिए बेटा, ठीक है। प्लांट सेल के हमने 3 हिस्सों में बांट दिया, हमने कहा
सबसे बाहर इसमें सेल वॉल है, बीचों बीच इसमें सेंट्रल वैक्यूल है, और इन दोनों के बीच में क्या, प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, प्लांट सेल के 3 मेजर हिस्से देखे हमने के, सेल वॉल, सेंट्रल वैक्यूल और प्रोटोप्लाज्म के, सेल वॉल, सेंट्रल वैक्यूल और प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। क्लियर क्लियर, ठीक है। जो सेल वॉल है, ठीक है, जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल में हमने कहा कि आपको प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और टर्शरी वॉल आपको देखने मिल सकती है, ठीक है। ठीक, तो सेल वॉल के में आपको क्या मिल सकता है देखने के लिए, आपको प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्शरी वॉल आपको देखने के लिए मिल सकती है। एंड यू कैन ऑल्सो सी दी मिडिल लैमिला, हमको मालूम चलेगा इससे कि जो मल्टी सेल प्लांट है उनमें मिडिल लैमिला वो हमको देखने मिल सकती है, ठीक है। स्टार लगा लेते हैं, क्या होता है, हम स्टार क्यों लगाया हम आगे बात करेंगे इसमें हम, ठीक है ना। क्लियर, चलिए। तो ये सेल वॉल, सेंट्रल वैक्यूल की बात करें, यहां पे हम फ्लो चार्ट कॉपी में होना चाहिए। सेंट्रल वैक्यूल की बात करें तो मैंने क्या कहा, इसके 2 हिस्से इसमें है, एक तो इसके अंदर भरा हुआ है सेल सेप, और इसकी मेम्ब्रेन क्या होती है, टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये इसकी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। क्लियर, सेंट्रल वैक्यूल को 2 हिस्से हो गए। देन बचा प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म को हम डिटेल में देखते हैं आगे, है ना। तो अभी आप क्या करना है, आपको ऐसे मैं आपको 2-3 बेटा फ्लो चार्ट बनवाऊंगा, और ये फ्लो चार्ट जो है हमको याद रखने में आसानी होगी इसको हमें, और हमें कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा, ठीक है। तो प्लांट सेल को 3 हमने कहा, सेल वॉल हो गया, सेंट्रल वैक्यूल हो गया और प्रोटोप्लाज्म हो गया। क्लियर, चलिए अब आते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के हमने जो है वो 2 हिस्से किए, एक हमने कहा साइटोप्लाज्म, दूसरा हमने बोला न्यूक्लियोप्लाज्म। एक हमने बोला साइटोप्लाज्म, दूसरा हमने बोला न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ठीक, मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, और जो न्यूक्लियस के बाहर है आउट है। मैंने क्या कहा आपसे, जो इनसाइड न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर है इनसाइड न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, और जो आउटसाइड न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के बाहर है वो है साइटोप्लाज्म के। जो न्यूक्लियस के अंदर है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो न्यूक्लियस के बाहर है वो साइटोप्लाज्म है। क्लियर, ठीक है। चलिए अब साइटोप्लाज्म को देखते हैं हम। साइटोप्लाज्म के भी 2 हिस्से हैं बेटा, एक है मेम्ब्रेन जो कवरिंग है के इनवेलप, जो इनवेलप है चारों ओर से घेर रहा है वो है सेल मेम्ब्रेन, और जो उसके अंदर जो लिक्विड पूरा सब कुछ प्रेजेंट है वो है मीजोप्लाज्म, नॉट लिक्विड, जो भी प्रेजेंट है वो है मीजोप्लाज्म के। देखो मतलब प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को हटाया, साइटोप्लाज्म मिला आपको, फिर साइटोप्लाज्म में आपने क्या देखा, 2 हिस्से हैं उसमें, सेल मेम्ब्रेन और मीजोप्लाज्म। क्या है बेटा उसमें, सेल मेम्ब्रेन और मीजोप्लाज्म। क्लियर, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन एक आउटर कवरिंग है, आउटर मोस्ट लिविंग कवर होता है, क्या आउटर मोस्ट लिविंग, मतलब ये क्या है बेटा, ये है आउटर मोस्ट लिविंग कवर, जीवित परत होती है, ठीक है ना। क्लियर, अब मीजोप्लाज्म को देखा हमने, मीजोप्लाज्म के 3 हिस्से किए हमने के, एक तो वो जो हमने कहा आपसे कि एक तो हो गया बेटा ड्यूटोप्लाज्म। ड्यूटोप्लाज्म क्या है, ऑल दी नॉन लिविंग सब्सटेंस, याद है ना, सारे के सारे नॉन लिविंग सब्सटेंस, जो भी आजीवित पदार्थ प्रेजेंट हैं, चाहे रिजर्व फूड मटेरियल हो, चाहे वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल, चाहे वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल हो, चाहे साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन हो, जो भी नॉन लिविंग कंटेंट प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर वो है ड्यूटोप्लाज्म के। तो मैंने क्या कहा, सारा नॉन लिविंग कंटेंट इज ड्यूटोप्लाज्म के। फिर जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, चाहे वो मेम्ब्रेन वाले हो चाहे बगैर मेम्ब्रेन वाले के, ऑल दी सेल ऑर्गेनेल्स टुगेदर, देन क्लियर फ्लूइड के, जो हम कहते हैं क्लियर फ्लूइड हैविंग साइटोस्केलेटल, इसमें साइटोस्केलेटल होता है कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो हमको इसमें साइटोस्केलेटल देखने मिलता है, जिसको हम क्लियर फ्लूइड बोलते हैं। एक्चुअली ये क्लियर नहीं होता, ये बेसिकली क्या होता है, ये माइक्रोट्रेबिकुलर लैटाइस माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ एक जाल होता है। हम क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, हम वर्ड यूज करते हैं माइक्रो ट्रेबिकुलर लैटाइस वर्ड भी हम यूज करते हैं, ठीक है, हाइलोप्लाज्म के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जो मीजोप्लाज्म है, अब एक बार शुरू से रिकॉल करते हैं। देखो
प्रोटोप्लाज्म के दो हिस्से हैं बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, बाहर वाला साइटोप्लाज्म। के साइटोप्लाज्म के दो हिस्से हैं, एक सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है मीजोप्लाज्म। मीजोप्लाज्म के तीन हिस्से हैं, नॉन लिविंग सब्सटेंस सारे के सारे ड्यूटोप्लाज्म हो गए। ठीक है, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल हमने अलग कर लिए, और जो बचा वो है हाइलोप्लाज्म, जिसको हम बोलते हैं, जिस माइक्रोट्यूब्यूलर लेटाइस कहते हैं, साइटोस्केलेटल कहते हैं, या क्लियर फ्लूइड कहते हैं इसको हम। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम सेल ऑर्गेनेल्स पे। तो सेल ऑर्गेनेल्स की हम बात करें तो सेल ऑर्गेनेल्स ऑन द बेस ऑफ डीएनए के, ध्यान से बात सुन के, बिल्कुल फंडा दिमाग में क्लियर रख के, दो कैटेगरी में बांट दिया हमने। हमने कहा एक तो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जिनमें डीएनए प्रेजेंट है और बाकी जिनमें डीएनए प्रेजेंट नहीं है। डीएनए इज द मॉलिक्यूल जिसमें इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो याद रखिए पूरी सेल में डीएनए केवल तीन जगह पर है। पूरी की पूरी सेल में, प्लांट सेल की बात कर रहा हूं कि डीएनए केवल तीन जगह प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस इज में स्टार लगा है क्योंकि इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस तो न्यूक्लियोप्लाज्म का हिस्सा हो गया कि वहां चला गया, तो न्यूक्लियस जो है वो इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, इसलिए हमने स्टार लगा दिया। तो मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सक्लूसिवली देखो पूरी सेल के अंदर डीएनए तीन जगह पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, पूरी सेल के अंदर। लेकिन मैं जब बोलता हूं साइटोप्लाज्म तो मैं न्यूक्लियस को हटाकर बात करता हूं, नहीं तो मैं क्या बोलूंगा, प्रोटोप्लाज्म बोलूंगा। साइटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस हटा के बात कर रहे हैं, तो वहां पर कहां डीएनए प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। और एनिमल सेल में कहां प्रेजेंट है, केवल माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है, क्लियर। और डीएनए एब्सेंट ऑल अदर के, ना राइबोसोम में डीएनए है, ना पर ऑक्सीसोम में डीएनए है, ना गोल्जी कॉम्प्लेक्स में डीएनए है, ना एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में डीएनए है, ना सेंट्रोसोम में डीएनए। डीएनए बाकी कहीं भी नहीं होता है। क्लियर, ठीक है। चलिए अब ऑन द मेम्ब्रेन। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस सेल ऑर्गेनेल में कितनी मेम्ब्रेन है, तो मैं आपको एक फंडा बताता हूं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आपको सिर्फ एक दो बातें आपको याद रखनी है। पूरी सेल में डीएनए केवल तीन जगह पर है, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। जहां जहां डीएनए है वहां वहां बॉस मॉलिक्यूल है, मतलब डीएनए इज द बॉस मॉलिक्यूल के। जहां जहां डीएनए है उसकी Z+ सिक्योरिटी है। डीएनए को बचाने के लिए, डीएनए को की सुरक्षा के लिए एक बड़ी टाइट सिक्योरिटी होती है, क्योंकि बॉस के पास तो इंफॉर्मेशन है, तो सुरक्षा देनी पड़ेगी कि जहां जहां डीएनए है वहां वहां Z+ सिक्योरिटी है, और जहां जहां डीएनए है वहां वहां सिक्योरिटी करंट डबल मेम्ब्रेन है। तो बताओ पूरी सेल में डबल मेम्ब्रेन कहां कहां होगी, न्यूक्लियस में होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी और क्लोरोप्लास्ट में होगी। कहां कहां होगी, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। न्यूक्लियस इज नॉट ए पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्लियर। तो मतलब, और तीनों की डबल मेम्ब्रेन में फर्क है। न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन होती है पोरस, ठीक है, न्यूक्लियस में होगी पोरस डबल मेम्ब्रेन के, छेद वाली पोरस डबल मेम्ब्रेन होगी इसमें। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड होगा, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड होता है, इसे हम क्रिस्टी कहते हैं, ऐसा देखने मिलेगा। ठीक है, और न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन ऐसी होगी, इसमें हमको पोर्स देखने मिलेंगे, हमको इसमें से ऐसे पोर्स मेम्ब्रेन में पोर हमको देखने मिलेंगे हमको। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट की दोनों मेम्ब्रेन एकदम से स्मूथ होंगी, दोनों मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होंगी क्लोरोप्लास्ट की, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, तीन जगह ऐसी है जहां पर डीएनए प्रेजेंट है, और तीनों में आपको डबल मेम्ब्रेन देखने मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होते हैं, इसको हम क्रिस्टी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट की दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ होती हैं, और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पोर देखने मिलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं उनको हम। ठीक है, और अब क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट याद रखना है आपको कि पूरी सेल में केवल दो जगह ऐसी है जहां पर मेम्ब्रेन नहीं है। दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल है जहां पर मेम्ब्रेन नहीं है, एक तो है राइबोसोम, दूसरा है सेंट्रोसोम। के राइबोसोम और सेंट्रोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती है, दे आर दी मेम्ब्रेनलेस। ठीक ना, क्लियर। सेंट्रोसोम केवल आपको एनिमल सेल में देखने मिलते हैं, तो राइबोसोम और सेंट्रोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती। मतलब ये कि हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि तीन जगह पर डीएनए है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन है। दो जगह पर मेम्ब्रेन नहीं है, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, और बाकी अब कोई कुछ भी पूछे कितना मेम्ब्रेन होगा, सिंगल मेम्ब्रेन। कितना मेम्ब्रेन होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, सिंगल मेम्ब्रेन। कितना मेम्ब्रेन होता है लाइसोसोम में, सिंगल मेम्ब्रेन। कितना मेम्ब्रेन होता है पर ऑक्सीसोम में, सिंगल मेम्ब्रेन। कितना मेम्ब्रेन होता है ग्लाइऑक्सोम में, सिंगल मेम्ब्रेन। कितना मेम्ब्रेन होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सिंगल मेम्ब्रेन। कितना मेम्ब्रेन होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सिंगल मेम्ब्रेन। मतलब आप कोई कुछ भी पूछे, मेम्ब्रेन इज वन। क्लियर।
3 जगह पर मेम्ब्रेन डबल था, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, 2 जगह पर मेम्ब्रेन नहीं था, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, बाकी सब जगह पर सिंगल मेम्ब्रेन आएगा। क्लियर? तो इसको बना लीजिए फ्लो चार्ट को आपके सेल ऑर्गेनेल ऑन द बेस ऑफ मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन कहां होगा? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के आगे स्टार लगाए, नॉट ए पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, फिर मेम्ब्रेन लेस कौन कौन होगा बेटा? राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम। और सिंगल मेम्ब्रेन देखने कहां मिलेगा आपको? ऑल द अदर सेल ऑर्गेनेल्स में। क्लियर है? ठीक है बेटा, एकदम क्लियर? आई बात समझ में? रटना नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन रखिए, बाकी चीजों के आंसर आपको अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन होता है व्हाट इज साइटोसोल? साइटोसोल इज ए फ्लूइड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोसोल साइटोप्लाज्म का तरल भाग होता है, तरल भाग होता है जो कि टोटल सेल वॉल्यूम का 55% होता है, जो सेल ऑर्गेनेल्स के चारों तरफ मिलता है। ठीक है, साइटोसोल साइटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट या द्रव भाग होता है जो कि सेल और ऑर्गेनेल को सराउंड करता है, और ये सेल के वॉल्यूम का 55% होता है। एंड इट इज द साइट फॉर मेनी केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर्ड फॉर सेल्स एग्जिस्टेंस के। जैसे क्रेब्स साइकिल हुआ, वो कहां ऑपरेट होता है? ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑपरेट होता है, लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस है वो कहां ऑपरेट होता है? वो साइटोप्लाज्म में ऑपरेट होता है। देयर आर लॉट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट ऑपरेट्स इन दी साइटोसोल साइटोप्लाज्म। ठीक है, जैसे कि एंजाइम्स फॉर ग्लाइकोलिसिस प्रेजेंट इन दी साइटोसोल। ठीक है, फिर कोई पूछता है आपसे कि भाई तुम बड़ी बातें कर रहे हो सेल ऑर्गेनेल्स की, डिफाइन बताइए क्या होता है सेल ऑर्गेनेल्स। और बता रहा हूं मैं आपको के ये जो है ना मेडिकल कॉलेज जो होते हैं ना, जब जैसे आप एग्जाम निकाल के पहुंचते हैं, डे 1 डे 2 पे प्रोफेसर ट्राई करता है कि आप गधे हो, कुछ नहीं आता आपको, एंड दे आस्क्ड वेरी बेसिक क्वेश्चन, और हमको लगता है यार ये कैसे नहीं आता हमको, हम तो नीट में निकाले, इतने अच्छे एग्जाम निकाले हमको, लेकिन बेसिक वो आपसे डेफिनेशन पूछ लेता है, बिल्कुल सिंपल ग्रोथ का डेफिनेशन पूछ लेगा आपसे वो पूछ लेगा सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है। क्या होता है सेल के कंपोनेंट? बोलेगा नहीं ये तुम ठीक से नहीं पढ़े हो। दैट ट्राई टू नो कि वो ये जानना चाहते हैं कि आप देखो बेटा क्या होता है। जैसे आप देख रहे होगे कि आज यदि आप ध्यान से देखें मेरे को तो आपको समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा मैं थका हुआ लग रहा हूँ, आंखें मेरी जैसे नॉर्मली जैसा होता है वैसा मैं नहीं लग पा रहा हूँ, क्योंकि रात को एक मेडिकल इमरजेंसी आई हैव टू अटेंड दैट इन माय सोसाइटी देयर इज ए मेडिकल इमरजेंसी, किसी को थोड़ा कार्डियक प्रॉब्लम था तो मुझे रात को अटेंड करना पड़ा जाकर के। डॉक्टर्स का लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होता है, यानी आपके पास पीपल्स एक्सपेक्ट सो मच, लोग हैं आपसे बहुत अधिक एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, और चूंकि मामला इतना सीरियस होता है, किसी की लाइफ का मामला होता है, जीवन का मामला होता है, यानी ये आपके हाथ में किसी का जीवन होता है। मतलब यदि आप ठीक से ट्रीट नहीं करेंगे, सही समय पे आप सब कुछ नहीं करेंगे तो आप व्यक्ति को आप खो सकते हैं। बात इतनी सी है, जब आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बड़ा बोझ होता है ना बेटा, तो आपको उसके लिए प्रयास भी करना पड़ता है। एंड हम यहाँ पर जो है यदि आप सोचते हैं ना कि एमबीबीएस करने के बाद बहुत मजे में रहेंगे, एकदम बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं के ना, तो वो जो कबीर सिंह मूवी थी ना जिसमें एकदम बिंदास आदमी दिखाया था वो, ठीक है, एकदम एडिक्ट टाइप का जो लड़का था, वो भी खूब सर्जरी करता था। वो देखा था, वो दिन और रात है, वो एक दिन उससे गलती आती कि वो नींद में होता है, अगले दिन होता है और वो सर्जरी बुला लेते हैं तो केस बिगड़ जाता है उस मूवी के दौरान, जो देखी हो आपने, ठीक है। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा मूवी वो, पर मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि डॉक्टर्स का लाइफ बहुत ही बिजी लाइफ होता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन रखना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को सोचना पड़ता है, आपको इतना काम करना पड़ता है कि आपकी चीजें आपकी रिफ्लेक्स एक्शन में आ जाए। कि अभी कभी मैं पेशेंट देखता हूं, दवा लिखता हूं तो मैं सोचता नहीं हूं, मेरा दिमाग जैसे मैं सुन रहा होता है दिमाग में ऑटोमेटिक सर्चिंग चल रही होती है कि ये बोल रहा है ये दवा, ये बोल रहा है ये दवा, ठीक। मैं हमेशा 100% सही नहीं, मतलब मैं ये ऐसा नहीं बोलता हूं कि आई एम द बेस्ट डॉक्टर इन दिस वर्ल्ड, आई एम 100% एक्यूरेट डॉक्टर के, नहीं। देयर मे बी पॉसिबिलिटीज कि मैं 99% करेक्ट हूं पर 1% में गलत हो सकता हूं। दैट्स व्हाई हम मेडिकल प्रैक्टिस बोलते हैं, और इसीलिए मेरे को मेडिकल प्रोफेशन ने एक बात सिखाया है कि जिंदगी में कभी भी आप ऐसा मत बोलना कि आई एम द बेस्ट। व्हेन यू टॉक अबाउट योरसेल्फ कि आई एम द बेस्ट, मुझसे अच्छा कोई नहीं है, आई एम डूइंग जबरदस्त, रिमेंबर दैट इज द पॉइंट वेयर यू आर लूजिंग योर ग्राउंड, दैट इज द पॉइंट। यही वो बिंदु है जहां आप खोना शुरू करेंगे। अहंकार, सेल्फ प्रेज आपको आगे सीखने से रोकता है,
और सीखना बंद तो जीतना बंद। लगातार जीतने के लिए जरूरी है कि आप अहंकार मुक्त हो, आप डाउन टू अर्थ हो। जो बड़ा पेड़ होता है ना, जिसमें खूब सारे फल लगते हैं, फल लगने के बाद डालियां झुक जाती हैं ताकि लोग फल खा सकें। वो तो खजूर होता है जो और ऊपर जाके फल लगाता है। ले बेटा तोड़ जाके, कैसे तोड़ेगा? ठीक है, समझ रहे हैं बात को? इसलिए जिंदगी में आपको बहुत जीवन की बड़ी सीख दे रहा हूं आपको बेटा कि जिंदगी में एक बात, कितना भी अचीव कर लेना, जमीन से जुड़े रहना, अहंकार कभी मत करना और हमेशा सीखने की कोशिश करना। और सीखने के लिए जिज्ञासु बनना जरूरी है, और जिज्ञासु और सीखने के साथ ही आप लगातार जीतते रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि एवरी डे यू हैव टू सर्च फॉर योर बेस्ट वर्जन। क्लियर? और बेस्ट वर्जन के का मतलब यह है कि आप में कोई ना कोई कमी होगी हमेशा, एंड यू शुड रियलाइज दैट थिंग, एंड यू शुड ऑलवेज ट्राइंग टू इंप्रूव 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 इंप्रूव। एक दिन आप दुनिया में सबसे कम डिफॉल्टेड व्यक्ति, सबसे कम फॉल्ट वाले व्यक्ति बन जाएंगे, और दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसमें फॉल्ट ना हो। सबसे कम फॉल्ट वाले व्यक्ति सबसे बेहतर व्यक्ति है। यदि आप भगवान राम का पूरा कहानी पढ़े, भगवान श्री कृष्ण का पूरा कहानी पढ़े, आप किसी का ही पढ़े, द पीपल जो गॉड के रूप में आए, गॉड के मैसेजर के रूप में आए, दे ऑल्सो हैव सम फॉल्ट्स, बट दे हैव फॉल्ट वेरी लिटिल, less than other people. That's why they are the great persons. चलिए, तो अभी हम बात करते हैं, फिर वापस लौट के आते हैं कि कोई पूछेगा आप बोलोगे सर कहां ले गए थे आप हमको, तो मैं आपको एक आत्मा की यात्रा पे लेके गया था, वहां से वापस लौटा के ले आया आपको। मैंने आपसे कहा कि यदि कोई पूछता है सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, तो सेल ऑर्गेनेल्स आर दी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स that have characteristic shapes and perform specific functions in cellular growth, maintenance and reproduction. अब क्या बोलना चाह रहा है? वो कहना चाहता है कि भैया ऐसा है, तुम्हारे घर में कमरे हैं, पूरा घर तुम्हारा एक सेल है, सेल में तुमने कई सारे कमरे बना रखे, अंदर अंदर आपने पार्टीशन कर रखे हैं। ऊपर बाहर से तो एक, बाहर से लग रहा है कि हाँ, बाहर से लग रहा है कि ये एक पूरा एक घर होगा, ये बाहर से लग रहा है कि ये एक पूरा घर होगा, ये पूरा, ठीक है ना? ऐसा बचपन में कुछ बात है ना, घर के ये पूरा एक घर होगा, ये खिड़कियां हैं, के बाहर से आपको समझ में आ रहा है कि हाँ एक पूरा घर है, के दीवार, अंदर भी इसमें कमरे में रखे। आपने बोला किचन ऐसा छोटा थोड़ा होना चाहिए किचन, ये तो आपने किचन का एक शेप बनाया, आपने कहा छोटा होगा, ये सामान यानी गैस सिलेंडर, ये सब चीजें किचन के अंदर होगी। फिर आपने कहा ये होना चाहिए लिविंग रूम, सोफा लगाएंगे बढ़िया, यहाँ पे टीवी लगाएंगे, बैठ के टीवी देख सके, कोई आएगा मेहमान उससे बात कर सके, लिविंग रूम बनाया आपने, उसका सेटअप अलग है, बड़ा बनाया थोड़ा आपने उसको। फिर आपने कहा ये बेडरूम है, इसमें हम अपना बेड रखेंगे, एक पढ़ने का टेबल रखेंगे, इसमें हम के एक आध अलमीरा रखेंगे, इसमें अपना कपड़ा रख सके हैं, उसमें हम के, और जो है वो ये हमारा बेडरूम हो गया। फिर बच्चों का बेडरूम, अरे बच्चों का कमरा तो है नहीं, आप बच्चों के कमरे में चलो थोड़ा पेंट वो अच्छा कलरफुल सा कमरा बनाते हैं बच्चों का हटके, तो बच्चों का एक रूम बन गया। फिर आपने कहा अच्छा और क्या चाहिए? अभी आपने कहा कि भाई देखो इसके अलावा हमको जो है वो बेडरूम हो गया, लिविंग रूम हो गया, हमको के हमको एक बाहर एक जो है वो बरामदा भी चाहिए, हमको जो है वो एक जो है वो जैसे हम देखते हैं घर में जो आपके वॉशरूम वगैरह, आपने सब पूरा घर प्लान किया आपने, तो एवरीथिंग हर एक, जैसे जो वॉशरूम है उसका अपना शेप, उसका अपना अरेंजमेंट डिफरेंट है, किचन का अपना अलग है, के घर में एक पूजा घर बनाया आपने जिसको आपने बिल्कुल डिफरेंट बनाया कि भाई यहाँ पे हम इबादत करेंगे या पूजा करेंगे, हमारा हिस्सा घर का, ठीक है। प्रेयर रूम बना दिया आपने। तो असल में हम अपने घर में जैसे सहेजते हैं ना, कि हमने कहा नहीं, बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने उठाया कोई सामान और लाके वहां लिविंग रूम में छोड़ दिया, हमने कहा बेटा तुम्हारे कमरे का सामान है, आप वापस लेके जाओ अपने कमरे में, ठीक है, ठीक है ना? नहीं आप जो है जो सामान जो है वहां सहेज रहे हैं, क्योंकि आपने दीवारें, आपने कहा भाई देखो किचन है, ये अलग है, ये अलग है, आपने अलग अलग पार्टीशन बना लिए। आपने पूरे घर की दीवारें यदि ना होती तो हम पार्टीशन नहीं बना पाते, व्यवस्था बिगड़ जाती। तो आपने व्यवस्था बनाने के लिए बाउंड्रीज की आपने, और अलग अलग आपने अलग अलग कंपोजिशन तय किया। बिल्कुल वैसे सेल के अंदर उन्होंने कहा भाई ये मेम्ब्रेन घिसा हुआ है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसके पास में ऐसे एंजाइम होंगे, ये क्लोरोप्लास्ट उसके ऐसे पिगमेंट होंगे, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास ऐसे एंजाइम होंगे, ये लाइसोम इसके पास इस तरह के एंजाइम होंगे, अलग अलग कंपोनेंट। तो हर एक जो सेल ऑर्गेनेल है वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसका अपना एक शेप होता है, अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है, जो सेल की ग्रोथ में, मेंटेनेंस में और रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर? ठीक है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के, और ये कम से कम 3 बार अलग अलग एग्जाम में बेटा पूछा गया है के
यानी आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं आज सबसे बड़ी कोई समस्या है। देखिए कोरोना जो है, एक कोरोना की बीमारी की बात करें तो ये कोविड-19 इज ए वायरल डिजीज के, तो ये एक इन्फेक्शियस एजेंट है जो दुनिया भर में फैल गया है ना। दुनिया भर के साइंटिस्ट इसके लिए तमाम दवाओं की खोज कर रहे हैं, तमाम जो है वो वैक्सीन खोजे जा रहे हैं इसके लिए। लेकिन एक इससे भी बड़ी समस्या जो है वो है जिसके लिए हमको इलाज ढूंढना बहुत जरूरी है, वो है बढ़ता हुआ कैंसर का समस्या। आज कैंसर देखें आप तो कैंसर एक बहुत सबसे बड़े जो है वो मेजर थ्रेट के रूप में कैंसर है, और कैंसर का दवा ढूंढने के लिए हमें जो है वो लगातार ने पिछले कुछ सालों में जो नोबेल प्राइज मिले हैं ना, तो अधिकांश नोबेल प्राइज का जो उद्देश्य वो ये है कि कैंसर का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो चाहे ऑटोफेजी की बात करें, इम्यूनोथेरेपी की बात करें, सब जगह पर हम कैंसर का रिसर्च ढूंढ रहे हैं। और मैं कह रहा हूं अगले एक दशक में, केवल एक डिकेड में हमारे पास कैंसर का इलाज होगा, ये मैं आपसे कह रहा हूं। दुनिया भर के साइंटिस्ट ने अभी जो है रिसर्च को थोड़ा झटका लगा, क्योंकि जो है कोरोना वायरस के चलते जो रिसर्च लैब थी उनकी प्रायोरिटी चेंज हो गई अभी, ठीक है। सब वैक्सीन ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन कैंसर रिसर्च जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है। जीनोमिक्स, जीन के लेवल पे समझना। तो अब सबसे पहले, अब क्या ह्यूमन सेल को हम कल्चर कर सकते हैं? तो आपको बता दूं मैं कि मनुष्य की जो कोशिका होती है, ह्यूमन सेल होती है, वो उसकी अपनी एक लाइफ होती है। मैंने आपसे कहा था प्रोग्राम्ड डेथ ऑफ सेल को एपोप्टोसिस कहते हैं। टेस्ट में मैंने क्वेश्चन भी दिया था आपको, मैंने कहा था कि हर सेल की अपना एक जीनोम होता है जो उसकी उम्र को तय करता है, ठीक है, उसकी एज को तय करता है। तो एक लिमिट होती है सेल कितनी बार वो डिवाइड करेगी, उसके बाद वो सेल्स खत्म होने लगती है। प्रोग्राम डेथ ऑफ सेल एपोप्टोसिस कहते हैं। लेकिन कैंसर कोशिकाएं अमर कोशिका होती, कैंसर कोशिकाएं जो होती है अमर कोशिका होती, इमोर्टल सेल होती है। यदि उनको लगातार मीडियम मिलता रहेगा तो वो अनिश्चित काल तक डिवाइड करेंगी। मतलब कैंसर जो है वो कहीं ना कहीं अमरता के साथ में जुड़ा हुआ है, इमोर्टलिटी। वो कोशिकाएं मरती नहीं कभी यदि इनको न्यूट्रिएंट मिलता रहे। तो पहली बार जो है वो 1951 में 1951 में जो है वो एक पेशेंट जो है वो थी हेनरिटा लॉट के, एक पेशेंट थी हेनरिटा लॉ, और उनको था यूटेराइन कैंसर, उनको था कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, उनको यूट्रस का कैंसर था जिसको हम बोलते हैं कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स का कहते हैं, यूट्रस का जो नैरो पार्ट होता है उसे सर्विक्स बोलते हैं उनके। तो उन्हें कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स था, यूट्राइन कैंसर था। तो इनकी यूट्रस की कई सेल्स को निकाला एक साइंटिस्ट जॉर्ज गे ने, और इन्होंने उन सेल्स को जो है वो स्टडी करने के लिए लेबोरेटरी में कल्चर किया। तो दिस वाज द फर्स्ट केस, ये पहली बार था कि किसी ने मनुष्य की कोशिकाओं को, ह्यूमन सेल को लेबोरेटरी में कल्चर किया। 1951 में 1951 में इन्होंने जो है वो जॉर्ज गे ने ह्यूमन सेल को लेबोरेटरी में कल्चर किया। पेशेंट थी हेनरिटा लॉ, इसलिए इन सेल्स को बोला गया हेला सेल्स। हेला सेल्स के हेला सेल्स बोलते हैं, हेला सेल्स में हेनरिटा लॉ, ठीक है। तो हेनरिटा लॉ जो है वो पेशेंट थी इसमें। तो हम क्या कहते हैं बेटा कि इन्होंने जो है हेला सेल्स को उन्होंने कल्चर किया, और जो है ये आज ये जो सेल्स हैं दुनिया भर में जो कैंसर रिसर्च होती है ना, 1951, 1951 और अभी चल रहा है 2020, ये सेल्स तब से अभी तक जीवित हैं और इतना ग्रो कर रही हैं कि ये सेल्स जो है वो एक छोटी सी डिश में इनको ग्रो करना शुरू किया गया था। आज कई मंजिलों की बड़ी बिल्डिंग के अंदर इन सेल्स को रखा गया है, ठीक है। और दुनिया भर के साइंटिस्ट कैंसर की दवा जब ढूंढते हैं ना, तो इन सेल्स को बुलाते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बन चुकी है। इन पर प्रयोग करके देखते हैं कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, दवा काम करती है कि नहीं करती, ठीक है। तो हेनरिटा लॉ जो हेला सेल्स हैं, दे आर दी वेरी इंपॉर्टेंट सेल इन दी कैंसर रिसर्च। क्लियर? चलिए, तो आज हम अपनी बात यहीं खत्म करते हैं। तो आज के लेक्चर में काफी कुछ सीखा बेटा हमने, और आगे बढ़ेंगे इसमें हम। तो अब हम जो है, आप मैं क्लियर कर दूं आपको कि अब हम जो है वो एक एक कंपोनेंट जैसे सेल वॉल पढ़ेंगे। तो अब हम समझ गए एक टिपिकल प्लांट सेल में क्या क्या हिस्से होते हैं। अब एक एक को पढ़ना हम शुरू करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो अभी आपको एमसीक्यू लगाते जाना है, साथ पढ़ते जाना है आप उठ के। और देखो सब्र के साथ के घबरा कर पढ़ेंगे ना, तो हम बहुत सारा पढ़ने की कोशिश करेंगे, और फिर हम बीच में अपना एंथू या मोमेंटम खो देंगे हम के। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सब्र के साथ पढ़िए, समझते हुए पढ़िए, क्योंकि समझना मोर इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एग्जाम, ठीक है ना।
क्योंकि यहाँ पर केवल खाना पूर्ति करके सिलेबस पूरा करने से काम नहीं होगा, यहाँ पे आप समझते हुए पढ़ेंगे, आप एमसीक्यू लगाएंगे ग्रेजुअली। जैसे मैंने आपसे कहा कि यदि आप जैसे हम लोग रोज जो है वो मान लीजिए कि रोज हम 50-100 एमसीक्यू लगाते हैं, सारे डीपीएस मिला के हम जो है वो तकरीबन 50-80-90-100 एमसीक्यू रोज लगाते हैं। तो आप सोचिए कि आप जो है वो एक महीने में कितने सारे एमसीक्यू लगा लेंगे साल भर। मतलब आपको जो है वो रोज मैंने प्रोग्रेस जो है वो रोज रोज में होता है बेटा, एक दिन में नहीं होता। तो रोज रोज का प्रोग्रेस जो है वही बड़ा रिजल्ट देता है आपको, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.